Audio Jungle. वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जावेद साहब जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक थे और वो गज़ल और शेर व शायरी किया करते थे और उनकी दूर दूर तक शहरों में काफ़ी चर्चा थी। उनके गाने की तारीफ सुनने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। वो बहुत ही अच्छा गज़ल वगैरह भी गाया करते थे। एक दिन की बात है, जावेद साहब अपने साथियों के साथ बैठ करके प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है। जावेद साहब जब दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने एक काफ़ी उम्र दराज बुजुर्ग खड़े होते हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर होता है और खुशबू तो इतना बेहतरीन कि मानो कहीं कभी ज़िंदगी में ऐसी खुशबू सूंघी ना हो। जावेद साहब मुखातिब होते हुए उनसे पूछते हैं, जी आप कौन? मेरा नाम अली है और मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे जावेद साहब से मिलना है। क्या काम है आपको? मुझे जावेद साहब से ही मिलना है। जी जी बोले, मैं ही जावेद हूँ। असल में मेरे घर पे शादी है और आपकी गायकी हम लोगों ने बहुत सुनी है। आपकी आवाज़ में जो जादू है, माशाल्लाह से, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में, मेरे फैमिली में जो शादी है उसमें आपकी गज़ल शेर व शायरी की महफिल सजे। जावेद साहब बुजुर्ग से कहते हैं कि ऐसे तो मैं बहुत ही बिजी हूँ, लेकिन मुझे डेट्स वगैरह चेक करनी होगी। अगर मैं फारिग हुआ तभी मैं आपकी महफिल सजा सकूँगा। जावेद साहब उस बुजुर्ग को अपने अंदर रूम में लेकर के जाते हैं और उन्हें वहाँ अपने साथियों के सामने बिठाते हैं। उनकी साथियों भी वो नज़ारा देख करके चौंक जाते हैं, क्योंकि उस बुजुर्ग के चेहरे पे एक अजीब सा नूर था। लंबा कद, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल और खुशबू तो इतना ही हसीन, मानो कि जैसे वहाँ बैठे सारे लोग दीवाने हो रहे हों उस खुशबू के। वो बुजुर्ग जावेद साहब से कहते हैं कि आपकी गायकी की तारीफ और आपकी आवाज़ हम लोगों ने इतनी सुनी है कि हमारे घर के सारे लोग वो आपकी ही आवाज़ और आपकी ही रौनक सुनना चाहते हैं। जावेद साहब अपनी डेट चेक करते हुए उस बुजुर्ग साहब से कहते हैं, जी ठीक है, आपके यहाँ अगले महीने है, मैं आ जाऊँगा। तो ठीक है, अब ये तय रहा कि अगले महीने को 20 तारीख को आप मेरे यहाँ अपनी महफिल सजाएंगे। जी जी बिल्कुल। वो बुजुर्ग अपनी जेब से 2 लाख रुपए निकाल कर जावेद साहब के हाथ में रख देते हैं। जावेद साहब और उनके साथी, उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है। इतना बड़ा रकम बयाना आज तक तो किसी ने नहीं दिया था हमें। वो बुजुर्ग अलविदा कह करके वहाँ से चले जाते हैं। जावेद साहब और उनके साथी वो एक दूसरे से गुफ्तगू करना शुरू करते हैं कि हमें तो आज से पहले इतना बड़ा बयाना किसी ने नहीं दिया। ये कौन बंदा है और कहाँ से आया है और इसे हमारे गाने के बारे में किसने कहा? जावेद साहब अपने साथियों को कहते हैं कि हमारी गायकी इतनी मशहूर हो चुकी है, सुना होगा किसी न किसी से हमारे बारे में, हमें क्या, ये तो हमारा काम है। जावेद साहब और उनके साथी अपना जैसा काम होता था वो लोग हर रोज़ करते रहते थे और आखिर वो वक्त आ जाता है कि उस बुजुर्ग के बताए हुए पते पर उनको जाना होता है। वो अपनी पुराने गाड़ी में अपने साथियों के साथ निकल पड़ते हैं शाम के वक्त, क्योंकि रात की महफिल थी तो उन्हें रात होने से पहले वहां पहुंचना होता है। बुजुर्ग के बताए हुए पते पे वो गाड़ी अपने लेकर के चलते रहते हैं। ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। वो लोग यही सोचते कि हम शहर से इतने दूर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी हमें कोई भी घर या मकान नहीं दिख रहा है। वो सारे गाड़ी से नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि बताया हुआ पता तो यही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई मकान या कोई रहाइश नहीं नज़र आ रहा है। अभी बस ये बात ये लोग कर ही रहे होते हैं, तभी इन लोगों को वही खुशबू महसूस होती है और जब ये पलट कर देखते हैं तो वो बुजुर्ग अपने कुछ साथियों के साथ चले आ रहे होते हैं। जावेद साहब और उनके साथी थोड़ा चौंक तो जाते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे कोई भी नहीं था और ये अचानक से कहाँ से आ गए। वो जावेद साहब के करीब आते हैं और कहते हैं, खुशामदीद, आपका स्वागत है हमारे बस्ती में। आपका बस्ती? लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
दरअसल शादी का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा दूर रखा गया है और वहीं पे शामियाना वगैरह लगाया गया है। आप चलिए मेरे साथ। जावेद साहब और उनके साथी थोड़ा सोच में तो रहते हैं, लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो बुजुर्ग और उनके साथियों के साथ चल पड़ते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वहाँ पे शोर गुल की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। काफ़ी रौनकें लगी रहती हैं। मेहमान वहाँ शामियाने में भरे हुए होते हैं। बुजुर्ग साहब वो जावेद साहब से कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर लें, क्योंकि प्रोग्राम अब थोड़ी देर में शुरू करनी पड़ जाएगी, क्योंकि मेहमान सारे आ चुके हैं। जावेद साहब कहते हैं बस हमें थोड़ा सा मोहलत दें, हम फ्रेश होकर के स्टेज पर पहुंचते हैं। जब जावेद साहब और उनके साथी फ्रेश होकर स्टेज पर पहुंचते हैं तो उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वहाँ पे जो सारे मेहमान मौजूद रहते हैं उन सब के पास से भी ऐसी ही बेइंतहा ही खुशबू, खूबसूरत खुशबू आ रही होती है जिसे इन लोगों ने कभी नहीं सूंघा था। ये खुशबू इस दुनिया की लगी नहीं रही थी। ये खुशबू में एक अजब सही मिठास और अजब सही दीवानापन था। जावेद साहब वो बुजुर्ग से कहते हैं कि शुरू किया जाए। वो बुजुर्ग जावेद साहब के करीब आता है और कहते हैं ये एक कागज़ है और इस कागज़ पे जो गज़ल लिखा हुआ है उसके पहले 2 लाइन ही आपको गाने हैं, ना उससे आगे ना उसके पीछे। जावेद साहब वो बुजुर्ग से कहते हैं लेकिन हम अपना गज़ल और अपने गाने सब तैयार करके लेकर के आए हैं। लेकिन वो बुजुर्ग जावेद साहब से कहते हैं कि हमें उन सब की ज़रूरत नहीं, बस ये जो मैंने आपको गज़ल दिया है इसके सिर्फ 2 लाइन आपको गाने हैं, और ध्यान रखें इसके आगे न इसके पीछे, बस ये 2 लाइन ही आपको दोहराने हैं। जावेद साहब और उनके जो साथी थे वो गायकी में इतने मशहूर और नामचीन थे कि ये लोग कोई भी सुर या कोई भी अंतरा ये लोग अपने से मतलब बैठा लेते थे। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कागज़ पे जो लिखा हुआ रहता है उसको भी ये लोग बखूबी बहुत अच्छे से ही गाना शुरू करते हैं। और सारे वहाँ पे जो मेहमान मौजूद होते हैं इनकी जावेद साहब की आवाज़ सुनकर, उनके साथियों की आवाज़ सुनकर, उनकी सुर सुन कर के इतने खुश हो जाते हैं कि वो मस्ती से झूमना शुरू कर देते हैं। जावेद साहब और उनके साथी यही सोचते हैं कि इन लोगों को हमारा गाना, हमारी आवाज़, हमारी सुर इतनी पसंद आई कि ये सारे झूम रहे हैं। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता है। जावेद साहब उस बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हैं और उन्हें बुलाकर कहते हैं कि क्या अब हम अपना गज़ल गा सकते हैं। वो बुजुर्ग जावेद साहब से कहते हैं जी नहीं, आपको जितना कहा गया है आप उतना ही करें, आप बस ये 2 लाइन ही दोहराएं, न इसके आगे न इसके पीछे। जावेद साहब फिर अपने साथियों के साथ मिल करके एक बार फिर से ये धुन गुनगुनाने शुरू करते हैं और सारे लोग झूमते बहुत मज़ा लेते हुए एक एक करके जावेद साहब और उनके साथी के पास आकर के बहुत सारे पैसा लुटाते हैं। जावेद साहब और उनके साथी थोड़ा तो शौक थे कि ये सोच करके कि ये न जेब में हाथ डालते हैं न कोई इन्हें आकर पैसा देता है, तो इनके पास इतने मोटे मोटे रकम आ कहाँ से रहे हैं जो ये हमारे पास आकर के लुटा रहे हैं और हमें दे के जा रहे हैं। लेकिन इससे जावेद साहब को क्या था, वो अपने गाने में अपने साथियों के साथ मगन हो जाते हैं क्योंकि ये तो उनका काम था। ये महफिल पूरी रात चलती है और जब आधी रात गुजर जाती है तब जावेद साहब को थोड़ी सी थकावट सी महसूस होती है। जावेद साहब उस बुजुर्ग को फिर से इशारा करते हैं और कहते हैं कि मैं और मेरे साथियां हम चाहते हैं कि हम कोई शेर और शायरी भी करें इसके साथ। इस बार वो बुजुर्ग का लहजा थोड़ा सख्त था। वो जावेद साहब से कहते हैं तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें कहा जा रहा है कि ये 2 लाइन से ना आगे गाना है ना पीछे गाना है, जैसा कहा गया है वैसे ही करो। इस बार जावेद साहब कुछ नहीं कहते, नज़रअंदाज होकर के फिर वो सुर को दोहराना शुरू कर देते हैं। ये करते करते उन लोगों को 1-1.5 घंटा हो जाता है। इनके साथी और जावेद साहब दोनों थक चुके होते हैं। ये लोग पैसा लुटाए जा रहे होते हैं, झूम करके नाचते जा रहे होते हैं, मानो कि इन्हें कोई थकावट ही नहीं हो रही हो। तब जावेद साहब बुजुर्ग साहब को फिर से इशारा करते हैं और कहते हैं कि अब हमें इजाज़त दीजिए, हमारी साथी और हम लोग काफ़ी थक गए हैं। बस अब क्या था, वो बुजुर्ग जो कि अपने असली चेहरे में आते हैं
उनका कद एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा ही लंबा, सिर्फ बुजुर्ग का ही नहीं, वहाँ पहुँचे जितने भी मेहमान होते हैं वो सब नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और उनका पैर ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं होता। ये नज़ारा देख करके जावेद साहब और उनके साथी वही मानो जैसे कि जम गए होते हैं। ये बुजुर्ग जावेद साहब को जोर से एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, जब तक हम नाम बोले ये गाना नहीं रुकना चाहिए, ये सुर बंद नहीं होना चाहिए। जावेद साहब वो थप्पड़ खा करके ज़मीन पे गिर जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। बाकी भी जो वो बुजुर्ग के साथ जो लोग वहाँ मौजूद रहते हैं उनके साथियों के ऊपर हमला करते हैं, वो काफ़ी गुस्से में रहते हैं। एक एक करके ये सारे बेहोश हो जाते हैं। जब जावेद साहब के मुंह पे पानी का छींटा पड़ता है तो उन्हें होश आता है, और जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि वो और उनके साथी खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। वो चौंक कर वहाँ खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे 4 लोग खड़े होते हैं जो कि नॉर्मल इंसान की तरह होते हैं। वो जावेद साहब से कहते हैं कि भाई आप लोग कौन हैं और आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे। जावेद साहब अपने साथियों को भी होश में लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि कल रात यहाँ हम एक तकरीब में आए थे, शादी की फंक्शन में, और वहाँ पे हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन जब आज यहाँ पे जब हमें होश आया है तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। कल तो यहाँ बहुत रौनक लगी थी। वो जो लोग थे वो बताते हैं जावेद साहब को कि आप बहुत खुश नसीब हैं और आपके साथी जो आप लोग बच गए। क्यों भाई, क्या बात है? आपको शायद पता नहीं कि यहाँ जन्नातों का बस्ती है, यहाँ पे जन्नात रहते हैं, और शायद आप किसी जन्नात की शादी में शरीक होने चले गए थे। शरीक नहीं, मैं तो गाना गाता हूँ, गज़ल गाता हूँ। जी जी, मुझे समझ में आ गया, आप वही मशहूर जावेद साहब है ना, जिनकी आवाज़ की रौनक सारे शहर में मशहूर है। जी हाँ, बेशक वो जन्नात को भी आपकी यही सुर के दीवाने हो गए होंगे और उन्होंने ही आपको अपनी शादी में गाने के लिए बुलाया होगा। आप लोग खुशकिस्मत हैं और अल्लाह की रहमत है जो आप उनकी चंगुल से बच गए। जावेद साहब अपने साथियों के साथ वापस लौटते हैं और उस दिन के बाद वो कभी भी गाना, शेर व शायरी ये सब नहीं गाते।